नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। नीट छात्रा रेप मर्डर केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। आज यानी गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में पटना में एफआईआर दर्ज की। 31 जनवरी को ही सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। 12 दिनों के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस अपने हाथ में लिया है। 22 दिनों में एसआईटी किस ठोस नतीजे तक पहुंच पाई, ये एक बड़ा राज है। 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए, सब फेल हो गए। एम्स की राय अब तक आई नहीं है। परिवार ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, सिफारिश की थी। आज केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की एंट्री क्यों करवाई गई, और ये भी कि क्या एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, या परिवार एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक सवाल है कि क्या विधानसभा में जवाबदेही से बचने के लिए ये रास्ता निकाला गया। जवाब तलाशने तो होंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सीबीआई के सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती है। कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विधानसभा का सत्र, बजट सत्र विधानमंडल का 2 फरवरी से शुरू हुआ। अब 2 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र के ठीक पहले नीट छात्रा के रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने के सियासी टाइमिंग से जोड़ करके देखा जा रहा है। सरकार पर लगातार बढ़ते दबाव है, एसआईटी की नाकामी और डीएनए रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सरकार के सामने सदन में हर दिन जवाब देने की मजबूरी बन गई थी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर सरकार ने यह संकेत तो दे दिया कि अब मामला राज्य पुलिस के हाथ में नहीं रहा है। इससे विधानसभा के भीतर सीधे जवाबदेही से बचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष घेर रहा है, लगातार विधानसभा में इसके विरुद्ध नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि एसआईटी 22 दिनों में किस रिजल्ट पर क्यों नहीं पहुंच सकी। आखिर माजरा क्या है। किसी भी संगीन अपराध की में शुरुआती 2 से 3 दिन ही निर्णय वाले होते हैं, ये जगजाहिर है। यहाँ 22 दिन बीतने के बाद भी एसआईटी तय नहीं कर पाई कि अपराध कब, कहाँ और किसने किया। केस की थ्योरी बार बार बदली जा रही है। पहले सुसाइड, फिर संदिग्ध मौत, फिर रेप। इससे पता चल रहा है कि जांच दिशाहीन चल रही है। हालांकि एसआईटी अब भी जांच अपने हाथों में रखे हुई थी और लगातार उसका आना जाना उस छात्रावास में था, उसके गांव भी और उसके उन ठिकानों पर जहां संदेह है, लगातार पुलिस की एसआईटी टीम दबिश कर रही थी। कुछ और डीएनए सैंपल भी लिए गए जो परिजनों के हैं। कहा तो ये जा रहा है कि एसआईटी नतीजे तक के पास पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि एसआईटी अब भी उधड़वे में है या उधेड़बुन, आखिर किस मसले को लेकर के है। यही सबसे बड़ा पेचीदा मामला है कि सरकार क्या कुछ छिपाना चाहती है। डीएनए मिलान जांच का सबसे प्रमुख हथियार था, अब वो भी फेल हो गया है। 18 सैंपल लिए गए, जिनमें हॉस्टल मालिक, उनके बेटे, हॉस्टल से जुड़े लोग, मददगार, परिजन, लेकिन सब के सब सैंपल फेल हो गए। इससे 2 बातें निकलती हैं। या तो सही संदिग्धों तक पुलिस या एसआईटी टीम नहीं पहुंच पाई, सैंपलिंग 3 मैनेजमेंट में खामी रही, ये कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है। आखिर एम्स की राय नहीं आने का अब तक क्या मतलब है। अभी तक पूरी एसआईटी विशेषज्ञ राय की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जो एम्स से आना था। हर सवाल का एक ही जवाब था, रिपोर्ट का इंतजार करिए।
नीट छात्रा के प्राइवेट पार्ट में चोट, कैथेटर थ्योरी, दवाओं का असर, मृत्यु का कारण सभी वहीं से स्पष्ट होता था। एसआईटी अब तक सभी आवश्यक दस्तावेज एक साथ एम्स को नहीं दे पाई थी और बिना विशेषज्ञ ओपिनियन के केस डायरी अधूरी रही। अब बिना रिपोर्ट का इंतजार किए सीबीआई को सौंप दी गई। अब देखिए, सीन ऑफ क्राइम को देर से सील करना और सबूत का कमजोर होना भी एक बड़ा मामला है। एफआईआर में देरी और हॉस्टल कमरे का समय पर सील न होना, सीसीटीवी डीवीआर का फॉरेंसिक ऑडिट देर से होना, ये सब शुरुआती दौर में चूक हुई है। इससे सबूत मिट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में ताज़ा चोटें, शरीर पर रगड़ के निशान के बावजूद शुरुआती दिनों में सुसाइड पर ही आखिर एसआईटी और पुलिस क्यों जोर देती रही, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। परिवार का आरोप है कि सुसाइड मानने का दबाव बनाया गया, बार बार पूछताछ हुई और सुरक्षा नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए कि सीसीटीवी पूरी तरह स्पष्ट नहीं, देर से आखिर पुलिस पहुंचती है तो सारे सबूत मिटने का अंदेशा गहरा जाता है। 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से 6 जनवरी दोपहर 2 बजे तक सबसे संदिग्ध समय रहा है। यही वो टाइम था जब छात्रा अपने घर से हॉस्टल पहुंची और पिता से फोन पर बात करने के बाद वो हॉस्टल में गई। लेकिन इन 17 घंटों का सीसीटीवी पुलिस शायद नहीं जुटा पाई है। यह स्पष्ट नहीं है, जिससे यह नहीं पता चल पा रहा है कि छात्रा के कमरे का दरवाजा किसने तोड़ा और कब तोड़ा, कमरे में कौन गया और कौन बाहर निकला। अब इसे लेकर के सियासत शुरू है। लोगों का भरोसा पुलिस से उठता चला गया। लीगल एक्सपर्ट की माने अगर तो न्याय केवल होना नहीं, होना दिखना भी चाहिए था। उस छात्रा के मामले में पुलिस शुरू से ही ढीला रवैया अपनाती रही। पुलिस की प्राइमरी थ्योरी पर ही एसआईटी आगे बढ़ती रही। यही कारण है कि सियासत तेजी से शुरू हो गई, धरना प्रदर्शन हुए और अब जिम्मेदारी से बचने के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये भी मामला एक है कि एसआईटी की सबसे कमजोर थ्योरी आखिर कौन सी है, कौन सी कड़ी है जो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो कमज़ोर थीसिस है जिस पर सीबीआई को काम करना होगा और एसआईटी को इस पे गहरा धक्का लग सकता है। ये है आत्महत्या की थ्योरी जो शुरू से ही लगी रही। एसआईटी की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उसने शुरुआत से ही केस को आत्महत्या के फ्रेम में देखना शुरू कर दिया था, जबकि अस्पताल के शुरुआती संकेत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्द, संघर्ष के निशान और बाद में एफएसएल रिपोर्ट इस थ्योरी से मेल कतई नहीं खाते थे। आत्महत्या मान लेने से जांच की दिशा सीमित हो गई और कई अहम साक्ष्य इसी नज़रिए से इकट्ठा नहीं किए गए। कानून कहता है कि जब तक सभी संभावनाएं खारिज न हो, किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ उल्टा होता दिखाई दिया। निष्कर्ष पहले, जांच बाद में होती रही। अब ये भी है कि डीएनए को ही निर्णायक मान लिया गया। एसआईटी ने डीएनए मिलान को लगभग फाइनल टेस्ट मान लिया था। 18 सैंपल फेल होने के बाद जांच ठहर सी गई थी, क्योंकि एसआईटी को लग रहा था कि डीएनए एक मजबूत साक्ष्य है, इसमें किसी न किसी का सैंपल मैच कर ही जाएगा और इसी आधार पर मामला खोल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे यह भी पता चल गया कि एसआईटी सही संदिग्धों तक नहीं पहुंच पाई है। अब अस्पताल से मिले सबूतों को भी देर से जोड़ा गया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इलाज के दौरान अस्पताल स्टाफ को यौन हिंसा के संकेत मिले थे, लेकिन एसआईटी ने इन्हें शुरुआती थ्योरी का हिस्सा नहीं बनाया। मेडिकल इनपुट को जांच में देर से शामिल किया गया, जिससे साक्ष्य कमजोर होते चले गए। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और रेप नहीं हुआ जैसा खुलासा कर दिया।
बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे मामले के एकदम सीधे उलट दिया। अगर अस्पताल से मिले संकेतों को पुलिस उस दिशा में एक्टिव होती तो केस की दिशा कुछ और ही हो सकती थी। हॉस्टल के बजाय परिवार पर लगातार शक किया जाना भी एक बड़ा मामला है और ये ही इसको पेचीदा बनाता चला गया है। परिवार का आरोप है कि एसआईटी ने बाहरी संदिग्धों की बजाय परिवार और रिश्तेदारों पर ज़्यादा फोकस किया। डीएनए बार बार पूछताछ और दबाव की शिकायतों ने जांच की दिशा पर सवाल उठा दिए। कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को सहयोगी माना जाता है, न कि प्राथमिक संदिग्ध। लेकिन यहाँ संतुलन नहीं बैठा। इस असंतुलन ने एसआईटी की थ्योरी को कमजोर कर दिया है। अब देखिए कि सीबीआई के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं। समय बीतने से साक्ष्य कमजोर हो गए। एसआईटी की जांच की कमियों को दूर करने की बड़ी चुनौती है। परिवार और गवाहों का भरोसा जीतना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स रिपोर्ट का कंपैरिजन एक साथ करना है। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सीबीआई इतनी देर से जब मामला अपने हाथ में ली है, साक्ष्य या तो मिटा दिए गए या फिर साक्ष्यों को सही समय पर इकट्ठा नहीं किया गया और हवा में तीरंदाजी होती रही। तो ऐसे में सीबीआई क्या कर पाएगी? और जो हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है सीबीआई जांच का, उसे आप जरा गौर फरमाइए। अनेक ऐसे मामले हुए हैं जो रेप और मर्डर से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर के हमेशा राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है। उनके मामले सीबीआई को सौंप दिए जाने के बावजूद आज तक उनका नतीजा सिफर रहा है। यानी सीबीआई जांच के नतीजों तक आज तक नहीं पहुंच पाई, आज तक सच सामने नहीं आ पाया। अनेक मामले ऐसे हैं। बॉबी हत्याकांड बहुत पहले का चर्चित मामला है, जिसमें लेकर आज तक अभियुक्त जो भी थे, जो इसके सजा याफ्ता हो सकते थे, उन पर जांच की दिशा नहीं पहुंच पाई और नतीजा वहां तक नहीं पहुंच पाया। शिल्पी गौतम हत्याकांड भी बहुचर्चित मामला रहा है, कई वर्षों पुराना मामला है। इसमें कई रसूखदारों के नाम थे। सीबीआई जांच के नतीजे सही आज तक नहीं आ पाए। आज तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जा सका कि शिल्पी गौतम हत्याकांड का आखिर अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त और उसके सह अभियुक्त कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से चेहरे हैं। मुजफ्फरपुर का बहुचर्चित नौरूना हत्याकांड भी इसी ही का एक कड़ी है। इन सबको मिलाकर का आप देखें तो आज की तारीख में नीट छात्रा हत्याकांड, रेप, मर्डर केस के मामले को चाहे जितना राजनीतिक तवज्जो दे दिया जाए, अब सीबीआई ने जब केस अपने हाथ में ले लिया है तो ये सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल बड़े मौजू हैं। तलाशना सीबीआई को है, इंतज़ार हमें और आपको करना है। आप भी करिए और हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।